अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, कुछ लोगों को बात बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है और अगर आगे से सुनने वाला भी ऐसा मिल जाए तो गुफ्तगू को बहस बनने में ज़रा देर नहीं लगती। आइए चलते हैं लतीफ़ी स्ट्रीट और देखते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। लतीफ़ी साहब, ये इतनी सारी मूंगफली लेके कहाँ से आए आप? अरे भाई, वो जो रशीद पेंट वाले हैं ना, जी जी जो अरशद गुलगुले वाले के सामने रहते हैं, जी जी जी। उधर उनकी कोठी के सामने आवाज लगा रहे थे बच्चे। अच्छा। बालो कुटियो चीज मंडी दी ले जाओ। वाह वाह। हम गए देखने के लिए कि भाई ये क्या बांटा जा रहा है। अच्छा। तो बस वो हमें देख के तो फौरन सारे खड़े हो गए, कहने लगे नवाब साहब आप किधर आ गए। हमने कहा भाई हमने तो ये आवाज सुनी, हम देखने आए क्या बांट रहे हैं आप। तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक अखबार के लिफाफे में हमें ये इतनी सारी मूंगफली डाल के दे दी। वाह 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 वाह। तो तुसी कहना सी ਅਸੀਂ नहीं ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ नवाब हाँ। अरे भाई, नवाब हो या आम आदमी हो, किसी की मोहब्बत को नहीं ठुकराते। वाह वाह वाह। ऊपर से देखो इतनी खस्ता मूंगफली, कौन कमबख्त इनकार करेगा। अच्छा, जब कहते हैं बालो कुड़ियो चीज मंडी दी ले जाओ तो बच्चे तो भाग के जाते हैं। आप भी भाग के गए थे या आहिस्ता आहिस्ता गए थे? अरे बाबर मियाँ, जब ये आवाज सुनाई देती है बालो गुड़ियो चीज मंडी दी वाली, हाँ जी हाँ जी। तो फिर दौड़ के ही जाना पड़ता है। वाह। वरना हमें क्या, वो हमारे तो अपने हैदराबाद दक्कन में मूंगफली के बागात थे। हाँ, हमारे जो दादा थे उनके बहुत से मुरब्बों के ऊपर सिर्फ मूंगफली ही उगी होती थी। वो तो जब अंग्रेज के साथ हमारे दादा जान का झगड़ा हो गया तो अंग्रेज कमबख्त ने हमारी रियासत पे कब्जा कर लिया। तो फिर दादाजी ने उधर ही हैदराबाद दक्कन में चार मीनार के पास मूंगफली का ठेला लगा लिया था। जब आपकी अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजों ने तो बहुत मारा होगा आपको। अरे मियाँ, अंग्रेज जो भी था उसके कुछ असूल होते थे। अंग्रेज मारते कम थे, घसीटते ज्यादा थे। और आपको एक और बात बताता चलूं, ये जो मूंगफली वाले ठेले वालों ने मूंगफली के ऊपर आग वाला कुज्जा रखा होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सबसे पहले हमारे दादा जान ने मुतारफ करवाया था। और क्या, लोग इतने हैरान हो गए कि भाई नवाब साहब ने तो कमाल कर दिया। बल्कि आप ये सुन के बड़ा मजा लेंगे कि उसके बाद हमारे दादा जान को नवाब कुज्जा कहना शुरू हो गए। फिर हमें भी कोई बाजार में मिलता था तो यही तारुफ होता था कि ये कुज्जे की औलाद है। तो फिर आपके खानदान में सारे कुज्जे ही पैदा हुए या कोई मिट्टी का प्याला भी पैदा हुआ था? अरे कैसी बात कर रहे हो? अच्छा भैया, इतनी अच्छी खस्ता मूंगफली आपको दिया खाने के लिए, तो आप नवाबों में से कीड़े निकाल रहे हो? नहीं, मूंगफली तो अच्छी है लेकिन हल्की सी कड़वाहट महसूस हो रही है। अरे भाई, छिलको समेत खाओगे तो कड़वाहट तो महसूस होगी। छील के खाइए। असल में हम खाते हैं जायका महसूस करने के लिए। भट्ट भाई तो मूंगफली भी खाते हैं शादी का खाना समझ के। इसका सिर्फ जायका महसूस कीजिए, पेट मत भरिए इससे। लतीफी साहब छिलके ही खा रहे हैं, एक अद्धा दाना छिलके समेत मुंह दे विच चल गया, तुसी तो गल ही फड़ ली। वैसे कड़वाहट तो नहीं है, बस जरा सी सिल्ली सिल्ली सी है। घूंघट निकालिए। है ओ, अच्छा जी, पहले क्यों नहीं बताया? और एहतियात से खाइए। अच्छा जी। पिछले हफ्ते भी मूंगफली खाते हुए इसका एक दाना आपकी आंख में फंस गया था। आंख में? अरे बट भाभी, दांत की भी आंख होती है। मूंगफली कोई खास नहीं है और खस्ता भी नहीं है। अरे यही तो हम कहने वाले थे, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। So sweet। लतीफी साहब, इसीलिए मैं तो चलगोजे खाता हूँ। ये मूंगफली जैसा सस्ता ड्राई फ्रूट मुझे सूट नहीं करता। अरे भाई, चलगोजों की क्या बात करते हो? हमें अच्छी तरह याद है, चलगोजे तो हमारे दादा के बागात में लगा करते थे। इतना इतना लंबा चलगोजा, शहतूत जितना लंबा चलगोजा होता था, और मीठा भी शहतूत की तरह। बस फिर लतीफी साहब वो शतूत ही होंगे, तानू चलगोजा दा भलेखा ही पिया होना। अरे बाबर मियाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या नवाबों को शहतूत और चलगोजों के फर्क का ही नहीं मालूम?
अरे मियाँ जी हम ही ने तो खाया है ड्राई फ्रूट, ये शायद सिर्फ चलगोजे गया, पिस्ता बादाम हम तो खाते ही ये थे। और आपको एक और बात बताओ, ये शहतूत का तो हमने इसलिए हवाला दे दिया कि शहतूत भी हमारे बागात में बहुत लगे होते थे। ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਗ, ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ, ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ, ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸਨ। मानते नहीं, आपने तो कुछ घूंघट निकाली है। मूंगफली कैसे खाऊंगी? आपकी तो जब खुद डोली आई थी, कहार जब उठा के आपकी डोली लाए थे, आपको अच्छी तरह याद होगा, सर्दियों का मौसम था। और जब आप डोली से बाहर तशरीफ लाई थी तो सबसे पहले आपकी सास ने छिले हुए चलगोजों वाली प्लेट ही आपके सामने की थी। मुझे अच्छी तरह याद है। अरे उंगली उंगली जितने लंबे थे कि नहीं। मेरा ख्याल है लतीफी साहब दे ज़हन दे च चुगताई साहब दी एक पोटे वाली उंगली फसी। भाई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? यकीनन मेरे खिलाफ बातें हो रही होंगी, क्योंकि मेरे दुश्मनों की मौजूदगी में मेरी अच्छाई तो हो नहीं सकती। हाय चुगताई साहब कुछ भी नहीं, लतीफी साहब बता रहे थे कि हैदराबाद दक्कन में ना उनकी हवेली में उंगली जितने लंबे चरगोजे आया करते थे। और क्या तो और क्या, आप भी किस गप्पू की बातों में आ गए। ये तो ये भी कह देगा कि अखरोट के साइज के हमारे यहाँ पिस्ते आया करते थे और सेब के साइज के अखरोट आया करते थे। लो बताओ भाई पहली बात तो ये है कि मौसूफ ने कभी किसी नवाब का रहन सहन देखा नहीं है, इसलिए इनको क्या मालूम कि नवाबों के रहन सहन कैसे होते हैं। हम वैसे निचले तबके के मुंह नहीं लगा करते, हम नवाब लोग हैं, इसलिए हम सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे कि ये जो इन्होंने गप्पू कहा है हमें, जी जी ये अल्फाज वापस ले लें, वरना आपको पता है कि यहाँ पे अभी फौरन धीगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? जब अंग्रेजों के साथ हमारे दादा हुजूर की धींगा मुश्ती शुरू हो गई। वो बात करो जो मेरे मुतल्लिक कर रहे थे। अरे हम तो अपनी बेगम के साथ बात कर रहे हैं, आप जो फजूली तैश में आ रहे हैं। फौरन झाग की तरह बैठ जाता ये झूठा नवाब। अरे झूठा नवाब का हाय हाय। झूठा नवाब मत कहना, हम तुम्हें बताए देते हैं, हम अगर जलाल में आ गए तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। किसको दे रहे हो ये दीगड़ भपकियां? किसको दे रहे हो बताओ। बिटिया रानी, ये हंसने वाली बात नहीं होती, इसमें तो अफसोस करना चाहिए कि नवाब साहब के बारे में ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। लतीफी अंकल, आप भी क्यों उनके साथ फजूल की बहस करते हैं? बेटे हमने तो बहस नहीं की, आपके सामने हमने आपकी चच्ची के साथ बात की थी। लेकिन नाम तो बीच में मेरा लिया था ना। आपका कब नाम लिया? हमें तो आपके नाम का ही नहीं पता, कौन है आप? लो ओ लतीफी साहब, ये आपके मदरे हमसाए हैं चुगताई साहब। ये मदरा किसको कहा तुमने? चले लतीफ। अरे बेशक मदरा हो या लंबू हो, हम इनको जानते ही नहीं है। एक बात याद रख लेना, मैंने तुम जैसे लोगों के लिए गनमैन भी रख लिया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात की ना तो अंजाम से तुम खुद वाकिफ हो। ओह माय गॉड, गनमैन भी रख लिया है लतीफी अंकल। बिटिया रानी, तुम्हारे पास सीसीडी का नंबर नहीं है? लतीफी मियां फजूल बात ना करें, और चुगताई साहब आप भी जाकर बैठिए। अली साहब, इसको भी तो कुछ समझाया करो ना, आप तो फौरन मुझ पे चढ़ाई कर देते हैं। हमने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की, हम तो यही कह रहे थे कि लड़ाई झगड़ा फड्डा नहीं होना चाहिए। हम तो बिटिया रानी, आपको मालूम है, हम तो सुलह जो आदमी है। नवाब तो लड़ते ही नहीं है, नवाबों ने तो हमेशा सुलह की बात की है। अभी तो नवाब अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। वो तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती थी, और वो तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि फरंगी के साथ लड़ना तो जिहाद होता है। हम आपस में तो नहीं ना लड़ना चाहते। मोहल्ले से मांग के खाना और अपने आप को नवाब कहलवाना। अब देखो देखो अली मियां, नवाबों को मांगने वाला बना रहा है, ये खुद एक भीख मंगा। भीख मंगा किसको कहा है? किसको कहा भीख मंगा? आपने नहीं कहा कि भीख मांग के खा रहे हैं।
तुम अभी परसों हमारे घर से सालन मांग के नहीं ले गए? हाँ, मेरा ख्याल है नए नए इंसानों में शिफ्ट हुए हैं। ये इंसानों का हक होता है, हम अपना हक लेने आए थे, सालन लेने नहीं आए थे। तो वो जो बालों कुड़ियों चीज बंटी थी वो भी हक होता है गली वालों का। बैठे चुपता साहब। चलो लतीफी अंकल बात खत्म करें, जाए वहां बैठे। देख लीजिए, आप बिटिया रानी की बात तो माननी पड़ेगी। वो कह रही हैं आप आराम से बैठे। हाँ आपने कहा है ना। हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा जाए आप प्लीज। अब देख लो, बिटिया रानी ने कहा है अगर अब आपने उठ के कोई धींगा मुश्ती की तो बिटिया रानी फिर आपकी बात पे हंसेंगी नहीं। वाह नवाब साहब वाह, क्या धमकी है। हम धमकी नहीं दे रहे बाबर मियाँ। जी जी जी। हम तो आपको मालूम है जंगें करनी जानते हैं। जी जी। मगर हम सोचते हैं कि अगर कोई टांग वांग टूट गई तो लंगड़ा नवाब बहुत बुरा लगेगा। वाकई चुगताई साहब ये जुल्म ना करना, लंगड़ा नवाब तो बहुत ही बुरा लगेगा। आप फिक्र ना करो बाबर भाई, मैं टांग खुद नहीं तोड़ूंगा, इसके लिए मैंने एक मैकेनिक रख लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया, मैकेनिक रख लिया। बुलाइए जरा मैकेनिक को, हमारी गाड़ी के कुत्ते फेल हुए हैं। बुलाता हूं। बहराम। जी सर। ये है वो शख्स जिसके लिए मैंने तुम्हें तैनात किया है। बिटिया तुम हंस रही हो, वो स्टार्ट हो रहा है। ऐसे नहीं करते, दांत वांत हिल जाते हैं। नवाब साहब लड़ाई हुण अपनी जिम्मेदारी ते करनी जे, चुगताई साहब नु तो मैं रोक लेना सब, एने नहीं जे मेरे को रुकना। कितनी गलत बात है मोहल्लेदारी में आके करना। अब यही तुम्हें बताएगा। याद रखना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। अरे बदमाश भी है और बदतमीज भी है। अरे भाई कच्चा नहीं खाते, पेट में दर्द होती है फिर। अबे ओ देसी मिकी माउस, अगर अब तूने मेरे नन्हे मुन्ने बॉस के साथ बदतमीजी की तो तेरा हशर पूरा इलाका देखेगा। अबे ओ तू जरा नवाब साहब को हाथ तो लगा के देख, तेरा वो हशर करूंगी कि सारा इलाका देखेगा। बहराम उठो। हजूर आपने मुझे मर्दाना लड़ाई के लिए रखा है, जनाना लड़ाई मैं नहीं लड़ता। तो तुम मर्दाना लड़ाई लड़के देख लो। घूंघट निकाल लिए। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये किसने कहा हमारी ज़ौजा मोहतरमा को घूंघट निकालिए। मैंने तो लड़ाई खत्म करवाई है। लड़ाई एक बात याद रखिए, जी जी, हमारी ज़ौजा के घूंघट के ऊपर सिर्फ नवाब साहब का हक है। नवाब साहब हुण कल्ले हमारी नहीं, तुसी भी घूंघट कट के फिरा करोगे। ये तो देखिए अली मुमताज साहब, आप चुप करके बैठे हुए हैं। ये कोई बात तो नहीं है, मोहल्लेदारी में अब इस तरह गुंडागर्दी होगी। बेटा नवाब, तुम इसी तरह बाज आओगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मोहल्लेदारी की लड़ाई में आप गनमैन या कोई गार्ड लेके आ जाएं। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो खुद मैदान में आए, गनमैन के सहारे तो कोई भी तुर्रम खान बन जाता है। सर जी ऑर्डर करो, पाड़ पूड़ दिया है सिर। ये देखे अली मियाँ, ये हमें असावी तौर पे कमजोर कर रहे हैं। फिर वो कर रहे हैं। लतीफी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ नहीं रोकते। चुगताई साहब ना मुंह मारी जरूर कर दे। बाबर मियाँ आप देखिए तो सही, उन्होंने पहले हमें गप्पू कहा है, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। एक तो ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर फौरन बढ़ जाता है। नाजुक मिजाज है। बड़े नाजुक मिजाज, बड़े नाजुक मिजाज। अली साहब ਇਹ ਲਤੀਫੀ ਮੀਆਂ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਬੇਸਣਾ ਨਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਪੜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਟਨੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਚਟਨੀ ਚੱਖੀ ਆਲੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਆਣ ਦੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ,
कहते बाबर मियाँ ये गाना बंद कराओ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसका ब्लड प्रेशर तो अब हाई करेगा ये। अरे इनका तो अपना ब्लड प्रेशर हाई है। काश आप हैदराबाद दक्कन में होते। ये करना सी है तू। हैदराबाद में हमारे दादा के फक्की के बागात थे। लो उन्होंने दे दादे दे फक्की दे भी बाग सन। उनके बागात की अपनी जड़ी बूटियों से फक्की तैयार की जाती थी। ऐसी आला फक्की होती थी, ऐसी आला फक्की, सिर्फ चुटकी भर खाने से ही ये जो बीमारी है ना, ये खत्म हो जाती थी। ए बीमारी हूं मैं तेरे ते ही खत्म करांगा। ये देखिए यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। छोटे नवाज साहब किबला मोहतरम भतीजा साहब तशरीफ लाने वाली है। अगर उनके सामने इन्होंने इस तरह की बदतमीजी कर दी उनके चचा मोहतरम के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा? आप यकीन मानिए अगर उनका खून जोश मार जाए तो जितनी देर तक खून बहाए ना वो आराम से नहीं बैठते। अरे बट साहब मकान बेच दियो तो महला बदल लीजिए। अगर 10,000 का बेचना है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। लो सिर्फ 10,000, वो 12,500 ते मैं ला बैठा। लो जी जे पहली तरीक तो बाद बेचो तो मैनू भी तनख्वाह मिल जाएगी, मैं भी गाहक हाँ। पहली तारीख से पहले पहले बता दीजिए चाचा जान, आपके साथ किसने बदतमीजी की है? आप तशरीफ रखिए, उठा लीजिए नवाब साहब के बेहोश होने से पहले उठा लीजिए। तशरीफ रखिए, अभी बात होती है। आ गए हैं नवाब साहब, अब देखिएगा आपका क्या हाल होता है। इसने किसी का क्या हाल करना है, इसका तो अपना कोई हाल नहीं। लो बताओ, नाराज मत होइएगा, नाराज ना होइएगा। असल में ये आपको जानते नहीं है। मैं जानना जी, मैं जानना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪਤਾ ਕਿੰਝ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। अरे बाबर मियाँ तुम नवाब साहब को जानते नहीं हो। एक दफा 15-20 गुंडों ने नवाब साहब को एक कमरे में बंद कर लिया और बांस की लाठियां उठा ली। जब लाठियां उठाई हैं तो नवाब साहब ने जंप किया, साथ ही लाइट चली गई। नवाब साहब सीधा जाके बल्ब के ऊपर बैठ गए। 3 घंटे वो अंधेरे में नवाब साहब को ढूंढते रहे, नवाब साहब हाथ नहीं आए। वो तो जब लाइट आई बल्ब गर्म हुआ तो नवाब साहब ने नीचे छलांग लगाई। छलांग लगाते ही उन गुंडों ने फिर लाठियां उठाई, नवाब साहब फिर गायब। कितनी देर ढूंढते रहे, नवाब साहब का पता ही नहीं चल रहा था। वो तो फिर एक गुंडे ने महसूस किया कि उसकी लाठी के अंदर से कोई हल्की हल्की चीखों की आवाज आ रही है। लाठी के अंदर से? हाँ, नवाब साहब उसकी लाठी के अंदर घुस गए हुए थे। वो तो जब उसे महसूस हुआ तो उसने लाठी पकड़ के ऐसे ऐसे किया तो नवाब साहब नीचे गिरे। ओ चचा मियाँ, हमारी शुजात के किस्से मत सुनाइए, हमारा सिर्फ अपने दुश्मन के साथ आमना सामना करवाए। नवाब साहब वो जो सामने डंडा पकड़ के खड़ा है वो हमें मारने के लिए ही खड़ा है और उसने डंडे के साथ खोया नहीं मारना। ओए, अपने बाप का है तो सामने आ। नवाब शिकार हो गया, नवाब कत्ल हो गया। पुलिस पुलिस पुलिस। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अखीर तो पता लगता जी दूल्हे दे पिंडे ते सिर्फ निकर रह गई है। अरे दुल्हन लेके जा रही है। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, आप शादी ब्याह की तकरीबात पे आते जाते रहते हैं। आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है और वहां पे जो रसूमात होती हैं वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल भी अख्तियार कर जाती है। कई यारी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कई यारी हंस के बंदा गिर जाता है और कई यारी बंदा कहता है कि हाय। तो ये जो आपको मैं सुनाने लगा हूं खबर, इसमें भी हल्का सा हा है और हल्की सी हंसी है।
अच्छा खबर कुछ यूं है, गो अमेरिका की शादी की खबर है। अच्छा मगर वहां पे भी शादी ऐसे लोगों की थी जहां पे रस्म हमारे वाली हुई थी। अमेरिकी रियासत शिकागो में होने वाली शादी के दौरान जी जूता छुपाई की रस्म, एक अतालवी मेहमान ने जूतों की बाकायदा नीलामी शुरू कर दी। चंद ही मिनट में बोली $1000 तक पहुंच गई और मजमा तालियों और नारों से गूंज उठा। वीडियो वायरल हो गई। ये मेहमान उनका अपना था जिसने नीलामी कर दी? जी जी, शादी पे आया हुआ था एक अतालवी मेहमान और उसका ये बिजनेस था। अच्छा वो पहले ही ऑलरेडी नीलामी का ही काम शाम कहीं करता था। तो वो जूता छुपाई की रस्म हो रही थी। तो वो लड़के को कहती है ना जी कि कितने पैसे दोगे जी जूती देन दे। उन्हें कहा 1 मिनट ठहर जाओ, उन्हें नीलामी शुरू कर लेने। लाड़े ने बेचारे ने को 50-100 दे के जान से डालनी सी। उन्हें बोली शुरू की थी तो $1000 तक पहुंचा। ये अतालवी मेहमान जिस तरह सदा लगा रहा है उस वीडियो में, जी जी जूतों की नीलामी जिस तरह उसने शुरू की है, ऐसे बंदे को गर्मियों में तरबूज के ट्रक पे खड़ा कर दिया जाए तो आधे को घंटे के अंदर अंदर सारा ट्रक बेच के फारग हो जाता है। उसने देखो कैसा मुनफरद आइडिया सोचा है। हाँ जी सर। वैसे तो दूल्हा सोच रहा होगा बेचारा के होने बस कुछ ना कुछ ले दे के काम मुकाएंगे, मगर क्या अच्छी नीलामी उसने की कि जो अपना दूल्हा था उसका खुशी से मुंह लाल हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि शुक्र है उसने जूतों तक की नीलामी को महदूद रखा है, वरना जुती के बाद उन्हें किधरे शेरवानी नहीं लवा ली। अब शेरवानी भी नीलाम होगी, अब दूल्हे का कुर्ता नीलाम होगा, अब दूल्हे का पजामा नीलाम होगा, अब दूल्हे की पग नीलाम होगी। अखीर तो पता लगता जी दूल्हे के पिंडे तो सिर्फ निकर रह गई है, अरे दुल्हन लेके जा रही है। वैसे आइडिया अच्छा है कि दूल्हा डब्बे च अपनी जुत्ती नाल लेके जावे, दूसरी उथे अपनी जुत्ती नीलाम कर दे ते अब डब्बे वाली जुत्ती पा के ते घर आ जावे। नहीं नहीं, दूसरी जुत्ती ना भी पा के आवे, नंगी पैरी भी आ जावे, वो इस बात की अलामत होगी कि दुल्हे ने विआह ले दिन ही ससुराल नू अपना मुर्शिद मान लिया और उन्हें उथे ऐलान किया कि मैं मुर्शिद खाने नंगी पैरी आवा जावा कर। जेम्स बॉन्ड मेरे विआह ते भी मेरी जुत्ती छुपाई गई। वो मेरे ससुराल वाले 50,000 मंगन, मैं कमा 5,000 ले लो। वो नहीं मन्ने, मैं बाजार गया 350 की चप्पल पा के घर आ गया, मुड़ के मैं 2,000 दिता ते मन गए। कैसा फजूल काम तुमने किया। देखो जरा 200 की चप्पल पा के दुल्हन लेके घर आया है। महल्ले वाले ने क्या होना, भाई जी ससुराल वालों आयो कि बाथरूम चो निकले हो। आपको पता है गोगे की शादी पे जो जूती छुपाई की रस्म हुई थी, जी जी उसमें भी गोगे बेचारे ने पैसे भी दे दिए तो इसको जूती नहीं उन्होंने दी। वो क्यों? वो बाद जो पता लगा जी ਇਹਦਾ छोटा साला जूती लैके ते नहर ते गए ऐसी जूती ਇਹਦੀ एडी ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ नहर च सुट के ਤੇ ਉਹਦੇ च ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ तैरता रहा। वैसे ये जो छोटी छोटी रस्में होती हैं जी, ये किसी वक्त बड़ी बड़ी लड़ाइयों की वजह भी बन जाती। हाँ जी सर। जैसे भारत में जूता छुपाई की रस्म के दौरान शादी की तकरीब मैदान जंग बन गई थी। यस, एक जुती दी वजह तो थे वो जुतियों जुती होए ने लोग। दुल्हन वालों ने जूता छुपाकर 50,000 मांगे। अच्छा। दुल्हे ने 5,000 निकाल के थमा दिए। दुल्हन वालों ने मजाक उड़ाते हुए बकारी कह दिया उसे। बस फिर उथे लोग यहो जे जुतियों जुती होए ने कि पुलिस बुलानी पड़ गई। ऐसे दुल्हे का बेचारे का गुस्सा जायज था। उसने सोचा यार मैं सेल चो 750 रुपये की जुती लैके आया, इन्होंने मैं कादा 50,000 दे दवा। उधर दुल्हन वालों ने अपना जेन बनाया हुआ था कि जिन्नी छिल ला सकने यदि ला लेनी, क्योंकि पहले स्टेप से ही पता चल जाता है कि दूल्हा ससुराल पे कितने पैसे खर्च करने का हौसला रखता है। उन्होंने जो नजर आया ना कि यार ये तो हाथ ही नहीं रहा, देखो यार असि 50,000 मांग रहे हैं, 50 भी नहीं दे रहे, उनको एडा ही सस्ता है साडा विआह। अजीजी थैले दी शादी ते एदी जुत्ती लुकाई दी रस्म होई है। अच्छा, ना इन्हें पैसे दिते ने ना इन्हें जुत्ती मंगी। क्यों? बस उन्होंने जो पैसे मंगे ने ते चुप करके बाहर निकल आया।
ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। अच्छा ਇਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ वाह ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। क्या कहने ब्याह भी हो गया तो गुनाह दा गुनाह भी क्या बात है थैले वेरी इंटेलिजेंट मगर मेरे से ज्यादा तुम तेज नहीं हो सकते। मेरी शादी पे उन्होंने जूता लगा लिया ना जी ससुराल की लड़कियों ने। हाँ जी, हाँ जी। मैं उठ के परा जाके ना उन्होंने मुंडिया ने क्या हो यार बांदर किला खेडिए वो सारे ने अपनी अपनी जूती लाई है बांदर किला खेडन वास्ते। मैं विचों अपने नाप दी चौक के पा के ते दुल्हन लेके घर आ गया। और मैंने सुना है कि वो जिस लड़के की मैं जूती पहन के आ गया था ना वो बेचारा हले तक नंगी पैरी फिरन दे। अच्छा वैसे मयाह के अलावा ये जो छोटी छोटी रस्में हैं हाँ जी सर। वैसे तो ये फजूल रस्में हैं मगर अगर हैं अगर चलो थोड़ा बहुत शुगल मेला लग जाता है जी जी तो लड़ाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसको ऐसे शुगल मेले के तौर पर ही लेना चाहिए। हाँ जी। मगर बड़ा बड़ा खौफनाक वाकया पेश आ जाता है जैसे मुजफ्फरगढ़ में दूल्हे का जूता छुपा करना जी। जी जी। जब रकम का मुतालबा किया गया तो दूल्हा को गुस्सा आ गया। अच्छा। और उसने दुल्हन वालों से बाकायदा झगड़ा शुरू कर दिया और शादी खत्म करने की धमकी देते हुए बारात वापस ले जाने को कह दिया। दुल्हन वालों ने 10 लाख रुपए नकद बतौर जहेज देने की पेशकश करके दूल्हे को मनाया। यानी जूता छुपाई की रस्म लड़की वालों को 10 लाख रुपए में पड़ी बेचारों को। उल्टा उन्होंने को पैसे ले आया दसो ऐसे भी लोग होंगे ने बड़े बड़े तेज लोग होंगे जी। ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। तो हुन केड़ा वड्डा हो गए ये मुजफ्फर तो अब जूते खरीदने शुरू हुआ है वरना ये प्लास्टिक की गुड्डी के जूते उतार के पहन लेता होता। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਾਰ ਆਈ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। होगा साहब क्यों फजूल बात कर रहे हैं? हाथी पे बारात गई थी मेरी। अच्छा मुजफ्फर तुम्हारी बारात हाथी पे गई थी? जी जी। वो मिसाल फिर सच्ची होगी ना कि हाथी की मौत एक चूंटी से ही आती है। और नहीं यार असल में जब इसकी शादी की तारीख तय हो गई है ना तो उसके बाद ये अपने अम्मी अब्बू के साथ गया है चिड़ियाघर देखने। अच्छा। उन्होंने उधर इसे हाथी की सैर कराई इन्हें फिर हाथी वाली डोली च बह के ते साडी भरजाई नूं फोन मिला के किया कबूल है कबूल है कबूल। इन्हें क्या मैं इत्थे ही कबूल करना है ताकि मैं सारी जिंदगी कह सका कि मेरी जंज हाथी ते गई सी। अच्छा आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि गोगे की बारात घोड़े पे गई थी। अच्छा। यस दूल्हा बन के ये घोड़े पे बैठा और बारात लेके गया है। दुल्हन वालों के घर के सामने पहुंचा है तो इसके ससुर साहब ने कहा कि यार तुसी मुंडा पैदल ही ले आए हो। बाजी ने क्या नहीं भाजी की कर दियो घोड़े ते बैठा जी। उन्होंने कहा भाई जी घोड़ा किथे वे? फिर इसके अब्बू ने कहा कि बेटा थले उतर। एक घोड़े तो थले उतरिया तो थले घोड़ा नजर आया और ये जो थले उतरिया तो घोड़ा बकरी बन गया। अली साहब अजीजी इतना लंबा है इतना टॉल माशाल्लाह। इसकी जब शादी हुई है तो घोड़ी पे बिठाया है इसको थले थले घोड़ी तोड़ रही थी तो आप तोड़ रहे थे। अब घोड़ी को पैडल ही नहीं थे लगे हुए बंदा पैडलों पे पैर रख ले। जेम्स बॉन्ड ये घोड़ी थी या मोटरसाइकिल था? यार अली साहब जब फिर टांगे लंबी हैं तो फिर थां भी नहीं बनी पैर रखना तो फिर थले टुरदी ही जाना सी। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोग डरपोक थे, रिस्क लेने से डरते थे। एक दफा नौकरी मिल गई तो बस उसी में अपना कंफर्ट जोन ढूंढते थे। जी जी हम लोग कमजोर थे आपके तो डंड स्वेटर से बाहर आ रहे हैं। हजूर क्यों लड़ रहे हैं अपने बेटे से? बस क्या बताऊं जी ये नौकरी भी छोड़ दी इसने। अभी मर के 1 महीना भी नहीं हुआ था इसे लगे हुए। आपके लिए मर के 1 महीना नहीं हुआ था, मैंने पूरा महीना मार मार के गुजारा है। बड़ी कोशिश की है कि इस जॉब में एडजस्ट हो जाऊं लेकिन मुझे इसमें अपना फ्यूचर नहीं नजर आया। कौन सा फ्यूचर?
3 साल में 15 नौकरियां कर चुके हो, किसी भी नौकरी में तुम्हें फ्यूचर नजर नहीं आया। ये फ्यूचर ना हुआ, 29वें रोजे के बाद का चांद हो गया जो नजर नहीं आ रहा। डैड, ये बात आप जैसे ओल्ड माइंडेड पीपल नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। बस जब तक मुझे मेरी ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। तो बेटा, मैं भी चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, पर 3 साल में हर महीने या 2 महीने बाद तुम फिर 0 से स्टार्ट ले लेते हो। देखिए, ये जॉब मुझे ग्रोथ नहीं दे सकती। इससे पिछली जॉब भी मैंने ज्वाइन तो कर ली थी, लेकिन मेरी वाइब मैच नहीं की। क्या मैच नहीं की? वाइब। ये वाइब क्या भला है? वाइब, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये एक खास फील है जो आपके दौर में नहीं थी। दरअसल इस जेनजी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में तमाम कंपनीज को यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अली साहब, मैं देख रहा था कि इनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, ऑफिस फ्रॉग्स। अच्छा। और जिस भी बंदे ने ये इस्तिलाह सोची वो यकीनन बड़ा ही सियाना बंदा था, क्योंकि ये लोग भी मेंढक जैसे हैं। जैसे मेंढक भी यही कुछ करता है, ज्यादा देर किसी एक जगह वो टिक के नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर बाद ही उसका दिल करने लग जाता है कि फुदक के आगे चला जाए, टपोसी मार के उधर चला जाए। यही टपोसियां जो है ना जी, वो इनका मुकद्दर बन चुकी। सुन रहे हो, वो मेंढक की मिसाल तुम्हारी दे रहे हैं। नहीं, वैसे तो मेरा ख्याल है इसको मक्खी की मिसाल सूट करती है। मेंढक इससे ज्यादा तगड़ा होता है, मक्खी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठती। और आप देखें, हम लोग सोचते थे कि अगर किसी जगह नौकरी लग गई है तो अव्वल तो सारी जिंदगी यहीं वफादारी से और ईमानदारी के साथ गुजारी जाए, बिल्कुल, या फिर कम से कम यूं जरूर हो कि 5-7 साल का तजुर्बा हासिल करके फिर बाद में किसी और जगह स्विच करने का सोचते थे। हाँ जी। वो इसलिए कि आप लोग डरपोक थे, रिस्क लेने से डरते थे। एक दफा नौकरी मिल गई तो बस उसी में अपना कंफर्ट जोन ढूंढते थे। जी जी, हम लोग कमजोर थे, आपके तो डंड स्वेटर से बाहर आ रहे हैं। ये बच्चा थोड़ा जिहा और गुस्से ना बोले, इन्हू कड़ल पै जाना। ओ भाई, हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि आप लोगों की तरह 20-25 साल अपनी लाइफ एक जगह पे स्टक कर दी जाए। वाह 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 वाह, पूरा बोल गया है, कुड़ाल नहीं पिया। भाईजान, मसला ये है कि तुम लोगों में वफादारी और ईमानदारी किसी हद तक ना ये गैर जरूरी चीजें हो गई हुई। हाँ जी। हम लोग तो इसी बात पे फख्र किया करते थे अल्लाह के फजल से कि हमने पूरे 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। बिल्कुल। और तुम लोगों को अगर हफ्ते में एक फालतू छुट्टी ना मिले तो आपको बुखार चढ़ जाता है। भाई, हमें छुट्टी चाहिए होती है ना, हम वीक में 5 डेज काम नहीं कर सकते। हमारी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है। मैं तो सुबह 9 बजे वाले रूल को भी नहीं मानता। तू बाप की नहीं मानता तो रूल को क्या मानेगा? डैडी, क्या फर्क पड़ता है अगर बंदा घंटा डेढ़ लेट भी हो जाए तो? नहीं नहीं, इसके लिए तो घंटा डेढ़ लेट होना बनता है बेचारे का। किसी ले उत्ते 2 मक्खियां बह जान तो नहीं उठिया जाता। या सवेरे वालदा साहबा आके मेरा ख्याल है उत्तर रजाई ना लान ते बच्चा ओदे च ही दबिया रहिंदा। मेरा ख्याल है सवेरे टाइम ते उठ भी पवे ना ते इस गल्लों लेट हो जांदा कि शावर थल्ले खलोता नहाउंदा कई बार नाली च रुड़ जांदा। फिर नाल वाले आके कहंदे ने ए तुहाडा बच्चा बाहर नाली च फसे है साडे। गौरी साहब, इन्हू चाहिए कि सिंगल धार वाला फुहारा लवा लवे। ओ जी, अच्छा वाला है, जब रात को सोना ही 3 बजे है तो सुबह 9 बजे कैसे उठा जाएगा? ये पिछले दिनों नौकरी से इसलिए निकला है कि ऑफिस में लेट पहुंचा और वो तनख्वाह इसकी काट लेते थे। ये बात है जी, क्यों काट लेते हैं तनख्वाह? हम भी उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके बाप के नौकर नहीं है। अगर वो हमें तनख्वाह दे रहे हैं तो हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। वाह 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 वाह, यानी सेहत मियां मिठू वाली है तो तबीयत मियां मनशा वाली। पहले तुमने कहा कि मैंने सेल्स में कैरियर बनाना है, फिर तुमने 2 हफ्ते बाद हाथ खड़े कर दिए कि सेल्स में रहना तो बेवकूफी है। तो और क्या, कौन सारा दिन मट्टी धूल पा पा पी पी बर्दाश्त करे? ऊपर से क्लाइंटों के नखरे अलहदा, कोई तो इतनी बदतमीजी करते हैं कि दिल करता है बंदा फोन में से निकल के इनको चपेड़े मारे। अल्लाह खैर करे, ये तो फोन में से निकल भी सकता है। ऑफिस जॉब मिले तो तुम कहते हो कि कौन सारा दिन एक ही जगह टिक्की होके बैठा रहे। ओ भाईजान, ये जिथे भी जाके नौकरी लगे ना, एक कुर्सी ते बैठे ते उत्ते इट रख दियो।
नहीं, वरना तो ये बहाने करता रहेगा। असल में ये फरार है। 2-4 हफ्तों में किसी भी काम की कितनी को समझ आ सकती है। बिल्कुल। यहाँ तो साल हा साल बंदा सर खपाता रहे तो फिर जाके कहीं इस काबिल होता है कि उस शोबे में उसके ओले और ऊंच नीच को समझ सके। हाँ जी। अब ऐसे बच्चे चाहते हैं हथेली पे सरसों जमाना या ज्यादा से ज्यादा परसों जमाना। हाँ, ये लोग तो 48 घंटे गुजरे ना नौकरी मिले हुए, तो सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी हाले तक प्रमोशन ही नहीं हुई। बल्कि पहले साल की सैलरी के साथ ही उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि लाजमन मुझे इसके साथ बोनस मिलेगा। नहीं जी, टाइम तो लगता है ना। फिर अजीजी साहब वाल वेखो, हर क्लास 5-5 साल लाए ने। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ पीएचडी की सी उदो पिंडों आ गए सो। और जी मैं तो इसे समझा के थक गया हूं कि लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। तुम्हें अगर नौकरी मिलती है तो तुम नौकरी छोड़ के घर आके बैठ जाते हो। वही गल गौरी साहब वाली उते इट रख दियो। बल्कि शायद तुसी 2-3 महीने बाद इट चुको तो थल्लेओं 3-4 निकल आन। अजीजी, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में कि सबसे पहले तो ये कि लोग हाथों में डिग्रियां उठाए फिरते हैं, जगह जगह जाकर अपने सीवीज ड्रॉप करते हैं कि मुलाजमत मिल जाए। हजारों बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, और जिनको मिल जाती है उनके टशन ही नहीं खत्म होते, उनके नखरे नहीं खत्म होते। उनको लगता है कि जिस तरह वो काम जहां पर कर रहे हैं, यानी कि अपने एम्प्लॉयर पर एहसान कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और काम को जब ढंग से नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है एक दिन आएगा कि जब आपको कहीं और फिर जाना पड़ेगा, वहां जाकर भी यही करेंगे। और इस बात को भी अब बुरा नहीं समझते कि अगर आप सीवी में नजर दौड़ाएं कि सीवी में कितनी ज्यादा रद्दोबदल हुई हुई है मुलाजमतों की, वो इस बात को बुरा नहीं मनाते। एक वक्त था, जैसा कि आप कह रहे थे, कि लोग ये कहते थे कि भाई सीवी के अंदर ना अगले देखेंगे, पूछेंगे कि आपने एक जगह पे मुलाजमत की, कितना अरसा की, क्यों छोड़ी। अब इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये सिर्फ सर लालच और कुछ नहीं है। सब्र खत्म हो जाता है जब लालच बढ़ जाती है, जाहिर है सब्र खत्म हो जाता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपने शो में कि हमारे वालिदैन जो थे ना जी, हमारे बुजुर्ग, उनका पूरी जिंदगी का छोटा सा प्लान होता था। चंद ख्वाहिशात होती थी, बच्ची की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, या पैसे शैसे हुए तो हज कर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा इतनी प्लानिंग होती थी। अब तो बच्चा ये सोचता, हुई 5:45 हो गए, मोहल्ले तक अमीर ही नहीं होया। ईमान से अब तो बच्चे ना जी घंटों में तरक्की करना चाहते हैं, जबकि तरक्की जो है वो साल हा साल मांगती है। वही बेसब्री। अब आप ये देखो कि हमारी सोसाइटी में किस कदर तक जो है वो गिरावट आई है कि अगर आपने कहीं पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवानी है तो उसके लिए कैमरा लगाएंगे, तो कैमरे के खौफ से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हो रही होगी, या चलान से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हो रही होगी। किसी भी जगह और जाएं तो सीसीटीवी कैमरा आपके लिए काम आता है कि जी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, लिहाजा आप ये गलत काम नहीं करेंगे। और इसी तरह से मुलाजमतों पर भी यही हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो शायद जाकर आप कहीं किसी हद तक उनसे जो है वो सही काम करवा सकते हो, वरना नहीं। और यार मैं तो पिछले दिनों किसी पॉडकास्ट में देख रहा था, किसी बड़े आदमी की पॉडकास्ट थी, बड़े बिजनेसमैन की। जी। उसने एक फिक्रा कहा, मुझे इतनी शर्म आई कि यार कह तो ये सच रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हालत है एम्प्लॉइज की कि ये मजहब को 2 नंबरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजहब को ये हमें कहते हैं जी कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब नमाज का कितना को वक्त होता है? नमाज 1.5 घंटे में नहीं पूरी होती, नमाज तो चंद मिनट लगते हैं। भाई पढ़ के दोबारा अपनी जॉब पे बैठो। नहीं, मालक नूं नमाज दा कह के जांदे ने, बाहर किधरे जाके दरख्त थल्ले बीवी नूं फोन मिला के तरले लैण दा हुंदे ने, चल हुण दे दे माफी, की करन डई। जी साहब, बिलीव मी, जब मैंने एजुकेशन मुकम्मल की, पहले जो आपने ये शुरू में बकवास की है, बिलीव मी, ये क्या कहा? यकीन करें ओके कि जब मैंने एजुकेशन मुकम्मल की है उसके बाद ही तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ। उससे पहले अच्छे भले तुम मिस्त्रियों के साथ जाते थे। एजुकेशन मुकम्मल की है, उसके बाद ना दिहाड़ी लाण गया है ना तेनों किधरे जॉब मिली। और यार जब मैंने एजुकेशन मुकम्मल की है, यार इस बकवास को छोड़ो, आगे क्या है? आगे बताओ ना। मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं जूस कार्नल की शॉप पे जाके ड्यूटी करनी शुरू कर दी। बात अच्छी, बात अच्छी। और एक ही जगह पे मैं जूस पीने की नौकरी ली या जूस बेचने की? जूस बनाने की। जब तक
उनका जग नहीं ना टूटा, उन्होंने मुझे निकाला नहीं दुकान से। यार आप इसे समझाने की बजाय मजाक कर रहे हैं। नहीं भाईजान समझाते हैं, बच्चे तो एक जैसे होते हैं जी। बेटा कहीं टिक के नौकरी करो, अपने बाप की तरफ देखो। 20 साल से एक ही जगह आर्ट काउंसिल में तबले की क्लासें ले रहे हैं और ना इनको बजाना आया ना सिखाया, लेकिन फिर भी उधर ही हैं। क्या फजूल बात कर रहे हो भाई, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओ मगर हुलिये से तो आप बच्चों के मुस्तफा खर लग रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये तो बड़ी मुबारक वाली बात है, आप सबको भी मुबारक, और वाकई जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक भी और उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी। अच्छा जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि तमाम देखने वालों को, नाजरीन को भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम सबका दुनिया टेलीविजन चंद मिनट के बाद 18वें साल में दाखिल होने जा रहा है। वाह, वाकई ये तो बड़ी मुबारक वाली बात है, आप सबको भी मुबारक, और वाकई जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक भी और उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी कि उन्होंने वाकई बड़ी मोहब्बत की है दुनिया टीवी के साथ। बिल्कुल। मैं चूंकि दुनिया टीवी का शुरू से ही हम सफर रहा हूँ, इसलिए मैं बड़ा बाखुदा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये वाहिद ऐसा चैनल आया है जी जिसने पहले दिन से ही अल्लाह ताला के फजलो करम से मोहब्बत समेटी है। बिल्कुल सही। और यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम हस्बे हाल के हवाले से भी नाजरीन का भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हस्बे हाल जो है, ये जिस दिन ये टीवी शुरू हुआ था उसी दिन से हस्बे हाल भी शुरू हो गया था। इसलिए नाजरीन का बेहद शुक्रिया कि 17 साल हो गए हैं माशाल्लाह 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 लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और अली साहब, सबसे मजेदार और खुशी वाली बात ये है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाली बात ये है कि दुनिया टीवी को ना जी शुरू से ही अल्लाह के फजल से ये बड़ा कम हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह के फजल से वाहिद मिसाल है दुनिया टीवी कि जब इसका आगाज हुआ था तो ये एकदम पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर हो गया था, बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। जी 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 बिल्कुल। भाई एक टेलीविजन आया नया जिसका नाम दुनिया न्यूज, और लोगों ने भरपूर मोहब्बत की है, भरपूर रिस्पॉन्स दिया है। हाँ जी बिल्कुल। हर प्रोग्राम को अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं पेश किया गया जिसको लोगों ने पसंद ना किया हो और लोग उससे उकता गए हों या उसे बंद करना पड़ गया। हाँ, बहुत कम ऐसा हुआ है। बिल्कुल। किसी और वजह से, किसी और बहाने वो बंद करना ना पड़ गया हो, एक आध प्रोग्राम ऐसा हुआ है। नादरीन की मोहब्बत जो है वो हर प्रोग्राम को हासिल हुई। ये बड़ी ही अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है इस चैनल के ऊपर। जी जी जी। और आप देखें ना जी कि मुझे याद आता है कि यार जो भी प्रोग्राम शुरू हुआ है, अगर कोई उसे छोड़ के भी चला गया है तो प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहा है। जैसे हमारा प्रोग्राम अल्लाह ताला के फजलो करम से, यहाँ मैं इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास तौर पे गौरी साहब का और थैला साहब का, और फिर गोगा साहब भी आके मिल गए, अब शाहजब मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ हैं। ये जो चंद दोस्त शुरू से हमारे साथ आए हैं जी। आज तक ये अल्लाह ताला के फजल से और इनकी मोहब्बत से ये इधर से हिले नहीं है। बिल्कुल। ये इस बात को साबित करता है ये इनका अमल कि दुनिया टीवी अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है। दुनिया टीवी अगर कोई छोड़ के गया है तो वो दुनिया टीवी की वजह से किसी ने नहीं छोड़ा। कोई भी प्रोग्राम को अपनी उसकी कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो हो गई हो, दुनिया चैनल की तरफ से कभी ऐसा कोई किसी को शिकवा नहीं हुआ कि वो कहे जी कि मैं नहीं करता प्रोग्राम, मैं जा रहे हैं। कोई इंडिविजुअल किसी एक बंदे के साथ अगर कोई हुई है बात, या किसी को कहीं से ऑफर कोई आ गई है छुप छुपा के, जिस तरह होता है ये होता है के अंदर। देखिए नाइस चैनल है दुनिया, आपने तो दीदी शुरू किया है, बहरहाल हम जितने बाद में आए किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई नाइस चैनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंतजामिया की तरफ से कभी को प्रॉब्लम नहीं हुई, टीम की तरफ से कभी को प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल सही। सब बड़े खुश यहाँ काम कर रहे हैं और सारे ही माशाल्लाह
बेहतरीन मोहब्बत के साथ और मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं। जी। मैं रात को सोच रहा था कि आप देखो कि अल्लाह पाक ने हर प्रोग्राम पे कैसा फजल किया है। बिल्कुल सही। आप देखें कि ये जो हमारा मजाकरात प्रोग्राम है, ये शुरू किया नुमान एजाज ने, हाँ जी। और भरपूर मोहब्बत बहुत हासिल। ज्यादा, हाँ जी। वो बहुत बड़ा टेलीविजन का फनकार है। उसकी मसरूफियत कुछ इस तरह की होती रही कि वो छोड़ के गए, फिर वासे चौधरी आ गए, उन्होंने भी भरपूर तरीके से प्रोग्राम को चलाया। और फिर इमरान अशरफ आया है तो उसने तो प्रोग्राम को एक नया ही रंग दे दिया, हाँ जी। और लोगों की भरपूर मोहब्बत और अट्रैक्शन हासिल की। वाह। इतना कमाल उसने प्रोग्राम को चलाया कि वाह वाह वाह, वाह वाह। जी। उसकी सारी टीम जो है बेहतरीन उन्होंने प्रोग्राम को लेके तो शुरू हुए हैं वो। चले, हाँ जी। अच्छा, हम अपने हवाले से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप देखें 17 साल हर हफ्ते 4 प्रोग्राम करना, हर हफ्ते 4 प्रोग्राम करना। और आपको ये मालूम है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हम 3292 प्रोग्राम कर चुके हैं। क्या बात। 1292। वाह जी भुट्टो। भाईजान भुट्टो साहब वाला एक एपिसोड सी जिसमें भुट्टो साहब की मिमिक्री हुई। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूं कि फिर अपने प्रोग्राम के हवाले से मैं ये जरूर अर्ज करना चाहता हूं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 17 साल अली साहब, ये 3292 प्रोग्रामों में हमने सियासत बेपनाह डिस्कस की, और अल्लाह के फजल से हमारा प्रोग्राम है जो आज तक साथ सियासत जरूर लेके चले, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है। मैं ये समझता हूँ कि न्यूज़ चैनल पे जो प्रोग्राम है उसका फॉर्मेट ही शुरू में जब हमने शुरू किया था, अल्लाह के फजल से ये पहला प्रोग्राम था ऐसा। उससे पहले हम सब उम्मीद से हैं चलता था, तो वो भी पॉलिटिकल स्टायर पे था, मगर गुफ्तगू बैठ के टॉक शो टाइप हमने ये शुरू किया जब, तो आज तक हम सियासत को साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और हम प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे MNA MPS तक हमने सबकी मिमिक्री भी की और सबको छेड़ा भी और सब पे तनकीद भी की। हाँ जी। मगर अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र के साथ मैं ये अर्ज करता हूं कि कभी किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। क्या बात, वाह। जिस की हमने मिमिक्री की उस बंदे ने मोहब्बत की, बाकायदा राब्ता करके अपना रिस्पॉन्स हम तक पहुंचाया, और कभी अल्लाह पाक के फजलो करम से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं हमने किसी को दिया, और भरपूर तरीके से हमने डिस्कस भी किया और बेपनाह तनकीद भी की। आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा था? हाँ, मौलाना साहब तो बड़ी मोहब्बत फरमाते रहते हैं, और उन्होंने तो ये कहा कि कई दफा मैं देखता हूँ कि ये तुम हो या मैं ही। वाह वाह। तो सारे लोगों ने जी, आप देखें चौधरी शुजात साहब शुरू से हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं जी। हमेशा उन्होंने मोहब्बत का मुजाहरा किया है। वो तो खैर इतने बड़े दिल के मालिक हैं चौधरी शुजात साहब, क्या बात है। फिर मुर्शद पाक देखे ना, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब, सैयद साहब, शुरू से आज तक उन्होंने इसके साथ मोहब्बत की है। फिर मियाँ बरादरान, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, या उनको भी बड़ी दफा डिस्कस किया। शहबाज शरीफ साहब की तो मिमिक्री धड़ाधड़ हमने की है। सब लोग मोहब्बत करते रहे। पीपल्स पार्टी के लोग तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे कमाल लोग हैं, सबके इतने इतने बड़े दिल हैं। कमर जमान कायरा साहब, उनको बड़ा हमने डिस्कस किया है हमेशा, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। राजा परवेज अशरफ साहब, जितने भी वो लोग हैं, जितने भी, इवन जरदारी साहब ने बेपनाह मोहब्बत की है इस प्रोग्राम के साथ, और उन्होंने तो कई दफा मुलाकात भी की, इसीलिए कि भाई हस्बे आला आप लोग करते हैं और मुझे बड़ा पसंद है। फिर मैं यहाँ पे इशरतुल इबाद साहब का जरूर जिक्र करूंगा। उनकी हमने मिमिक्री की तो बखुदा उसी रोज शो खत्म होते ही फौरन उनका फोन आया और उन्होंने बड़ा ही सराहा। फिर इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने सराहा। शाही सैयद साहब, मैं जरूर उनका भी नाम लूंगा। उन्होंने भी जब उनकी पहली दफा हमने मिमिक्री की, गेटअप किया, तो ये हमारा जो गेटअप आर्टिस्ट है इमरान नवाब, वो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा वो ड्राइंग करता है। उन्होंने इतना सराहा, उन्होंने कहा यार मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ आपका गेटअप देख के। फिर इमरान खान साहब, वो भी प्रोग्राम बहुत देखते थे और उन्होंने बड़ा सराहा जी। जहां भी वो मिले उन्होंने बड़ा सराहा, हमें प्रोग्राम बड़ा डिस्कस किया।
मतलब अब किस किस का नाम लूं मैं कि जिस जिस को भी हमने डिस्कस किया, इवन जिस जिस पे तनकीद की, जिस जिसका गटअप किया, सब ने मोहब्बत का मुजाहरा किया। और मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि इस मोहब्बत के अंदर हमारी भी मोहब्बत शामिल है, क्योंकि हमने भी जिसको डिस्कस किया मोहब्बत के साथ किया है, कभी किसी की तज़हीक नहीं की। आज तक हमने कभी किसी की तज़हीक नहीं किया। हल्का फुल्का छेड़खानी, जाहिर है कॉमेडी शो है तो हम करते हैं, मगर अल्लाह पाक के फजलो करम से सबसे हमने मोहब्बत ही समेटी। इवन मैं यहाँ पे ये भी जरूर बताता चलूँ अली साहब कि मलका बरतानिया जो थी, ओहो आन जहानी का हम गटअप किया करते थे, तो जब भी कहीं इंग्लैंड जाना हुआ या उन लोगों से राब्ता हुआ या देखने वाले जो हैं हमारे, वो बाकायदा ये दाद दिया करते थे कि आप लोगों ने मलका का जो गटअप किया उसमें मलका को बाकायदा एक कौम की माँ के तौर पे पेश किया है। ये आपने उनको ऐसा डिस्कस नहीं किया कि बुरा लगे। क्योंकि वो लोग जो हैं वो इंग्लैंड वाले, वो तो मलका से लव करते हैं, आज तक लव करते हैं, उसकी फैमिली से लव करते हैं जी। तो उसको भी बड़े एहतियात से चाचा ट्रम्पू देखे ना, चाचा ट्रम्पू हमने किया, ओबामा का गेटअप किया गौरी साहब ने, फिर जो बाइडन जो थे उनकी मिमिक्री यहाँ। शेख रशीद साहब का भी आप बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, शेख रशीद साहब, वाह जी वाह। मैं कहता हूँ जी शेख रशीद साहब बहुत प्यार से सराहते रहे हैं, बड़े प्यार से। यहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं जरूर जिक्र करूंगा कि मैं एक दफा एक हॉस्पिटल में लिफ्ट से बाहर निकला तो आगे एक खड़ी थी खातून, इंतहाई रिजनेबल और मोअज़्ज़ज़ सी खातून खड़ी थी। तो मुझे कहती हैं कि आप मेरे खावंद की मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। अब मेरी ऐसे एकदम जान निकल गई, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैंने कहा जी मैं शाह महमूद की वाइफ हूँ। मैं हैरान हो गया, इतनी मोहब्बत से उन्होंने सराहा जी। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने देखो लोगों के दिलों में मोहब्बत भी डाली। हाँ जी, बिल्कुल। बहरहाल सबको, देखने वालों को, सारी टीम को, हमारे सारे दुनिया टीवी के अमले को, सबको, और चेयरमैन मियां अमर महमूद साहब को, एमडी साहब को, हमारे बड़े प्यारे वो भी कमाल मोहब्बत करने वाले हमारे नवीद काशिफ साहब, एमडी साहब, सारा अमला इतना प्यार से सारा काम कराते रहे हैं, इतनी मोहब्बत से चैनल चल रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है। सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो। बेशक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।